इमामगंज विधानसभा के देवतुल्य जनता से यही अपील है कि इस बार अपना एक-एक वोट का महत्व समझें और अपना एक-एक वोट अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए दें। और तेजस्वी यादव जी और मेरे हाथों को मजबूत करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है द अनफिल्टर टॉक्स के एक नए पॉडकास्ट में, एक नए एपिसोड में। आज हमारे बीच हमारे साथ हैं ऋतु प्रिया चौधरी, इमामगंज विधानसभा 2027 की राजद की कैंडिडेट। तो आज हम इनसे बात करेंगे इनके जीवनी के बारे में और कैसे कैसे इन्होंने राजनीति में सफ़र अपना स्टार्ट किया, और इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं की ज़ुबानी से, कि किस तरीके से ये अपनी जो इनके ओपोनेंट हैं उनको कैसे चुनौतियाँ दे रही हैं। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पीछे बहुत देर से हम चल रहे हैं, आपका काफिला भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी सेवा देख रहे हैं, आपके सेवा का भाव देख रहे हैं, और आपकी मेहनत और लगन बहुत अच्छी है। और मैं आशा करता हूँ, मेरी पूरी आपके साथ दुआएं हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब होइए। और अगर हम थोड़ा सा आपसे बात करें, अगर आपके एजुकेशन के बारे में, तो क्या आपका क्या क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन आपकी कहाँ तक पूरी हुई है? जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मेरा मायका हाजीपुर से ही हुई थी। जी, पटना हाजीपुर। नहीं, हाँ, वही पटना जी, वैशाली। ओके। तो हाजीपुर से ही मेरी जो भी प्रारंभिक शिक्षा है मैंने वहीं से कंप्लीट की। जी, कोई भी बड़े स्कूल में, नॉर्मल स्कूल से ही पढ़ाई की है मैंने। और स्कूल से पढ़ते-पढ़ते 1 साल मैंने तैयारी किया पटना में। जी, पटना में हम तैयारी करते थे निफ्ट का। ओके। और निफ्ट का तैयारी करते-करते मेरे भैया आईआईटी से हैं। जी, तो भैया ने कहा कि AIEEE के थ्रू आर्किटेक्चर का भी एग्ज़ाम दे दो, जी, क्योंकि आर्किटेक्चर निफ्ट से ज़्यादा अच्छा है। उस समय बच्चे थे, दिमाग उतना ज़्यादा होता नहीं है। तो भैया के कहने पे भर दिए थे AIEEE का एग्ज़ाम। आर्किटेक्चर उसमें चूज़ करना होता है। तो आर्किटेक्चर का ही स्पेशली भरे थे। और मेरा निफ्ट में भी हो गया था और आर्किटेक्चर में, दोनों में हो गया था। और मेरा निफ्ट में एडमिशन के लिए हम जा भी रहे थे। केरला में मिला था टेक्सटाइल। और जिस दिन हम बैग पैक करने जा रहे थे, उसी दिन भैया का फ़ोन आया कि इस NIT पटना मिल गया है। तो मम्मी-पापा बहुत खुश और हम बहुत उदास, अच्छा, क्योंकि पैशन वो था। हाँ, निफ्ट समझिए कि पहला प्यार था निफ्ट। तो पटना मिल गया तो पापा बहुत खुश हो गए। जी, और केरला जाने का टिकट मेरा पापा जाने का भी कटवा लिए थे और आने का भी कटवा लिए थे। मतलब पापा को ध्यान ही नहीं रहा कि बेटी जाएगी तो वहीं रह जाएगी। और बच्चा थे, उस समय उतना दिमाग नहीं था कि बहुत ज़्यादा दूर है। जी, तो ख़ैर भैया के कहने पे भी, भैया उस समय भी समझाए, तो NIT पटना में एडमिशन हुआ। और वहाँ से 5 इयर्स का कोर्स है आर्किटेक्चर कंप्लीट किया मैंने वहाँ से। नेता नगरी में कैसे दिलचस्पी आ गई, और ये राजनीति, और एक महिला होने के बावजूद लगता है कि सब ठीक-ठाक है, या फिर एक अलग से थोपा गया आपके सर पे कि राजनीति नहीं, में? ऐसा नहीं है। एक्चुअली समाज सेवा, जो सामाजिक कार्य है, जी, वो मेरे पापा से मेरे अंदर आया है। मेरे पापा बैंक में मैनेजर थे, जी, अभी तो रिटायर हो गए हैं। और मेरी माँ स्कूल में टीचर है। पापा इस सामाजिक कार्य में बहुत दिलचस्पी लेते थे। तो पापा के थ्रू मेरे अंदर सामाजिक कार्य आया कि नहीं, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और जब मैं NIT पटना गई, जी, तो वहाँ से ये थोड़ा ज़्यादा और डेवलप होने लगा, क्योंकि NIT पटना के पीछे उस समय स्लम एरिया हुआ करता था। अभी तो बहुत सुंदर घाट बन गया है। तो वहाँ स्लम एरिया में जब मैं पीछे घाट पे जाती थी घूमने के लिए, तो वहाँ देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं धीरे-धीरे उन बच्चों को बुलाती थी। और सैटरडे संडे हमारा छुट्टी होता था। तो सभी हम लोग जितने कुछ ग्रुप में थे, सब लोग मिलकर उनको पढ़ाते थे, उनके ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं। तो वहाँ से ये बढ़ता चला गया। अच्छा, और समाज सेवा में मेरा मेनली आने का जो एक, हर किसी का एक मोटो होता है कि समाज सेवा में एक फ़ील्ड लोग चुनते हैं कि क्या करना है। मेरा फ़ील्ड था कि हमको बच्चों को पढ़ाना है, मतलब बच्चों एजुकेशन पे, चाइल्ड हाँ, एजुकेशन पर ध्यान दें। पढ़ाई के प्रति, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आप दे दें तो जनरेशन टू जनरेशन चलती जाती है। बाकी आप भौतिक चीज़ें जो भी दे दें, सही बात। वो कुछ लिमिटेड समय के लिए रहती है। तो मेरा मकसद ये था आने का। और सौभाग्यवश मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई
वो भी इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है। जी और ऐसे इंसान से हुई, वो भी समाज सेवा में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। और उनके पिताजी की मृत्यु काफ़ी अर्ली एज में हो गई थी। मेरे हस्बैंड जब 8th क्लास में थे, तभी तभी सांप काटने की वजह से उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। और इतने कम एज में पिता का मृत्यु हो जाना एक बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। तो फिर भी काफ़ी स्टडी के पढ़ाई में उनका ललक था, जी तो पढ़ाई करके ही वो भी एनआईटी पटना से ही आए। और वहीं से हम लोग मिले थे वहाँ पे। आरजेडी से प्यार कैसे हुआ, आरजेडी ही क्यों चुना? और क्या लगता है दीपा मांझी जी जो आपके ही हम उम्र हैं, और तो उनका एनडीए में अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है, उनके पिताजी भी जो हैं तो मंत्री हैं, उनका पूरा परिवार पूरा खानदान मंत्री है, तो आपको आरजेडी से आप कभी इधर उधर जाने का सोचा या फिर? नहीं, आरजेडी में एक्चुअली हमारी जो विचारधारा है, जी जो दलित और पिछड़ों की जो बातें लालू यादव जी कहते हैं, मेरे पापा ही बताते हैं। मेरे पापा भी लालू यादव जी के बहुत बड़े फैन हैं। जब तक हम राजनीति में नहीं आए थे तब तक तो हम उतना ज़्यादा नहीं इंटरेस्टेड थे इन सब चीज़ों में। लेकिन जब हम राजनीति में आए तो लालू यादव जी के बारे में हम थोड़ा पढ़ना भी शुरू किए। जी और पापा जो बताते थे जब हम छोटे थे, तो कि लगा हुआ नौकरी भी दलित लोगों को लगा हुआ नौकरी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में कुछ डॉक्यूमेंट गलत बता करके नौकरी नहीं मिलता था उन लोगों को। तो बहुत सारी ऐसी चीजें उस समय हुआ करती थी जो लालू यादव जी के आने की वजह से ठीक हुई। बैठने नहीं दिया जाता था कुर्सी पे, चलने नहीं दिया जाता था रोड पे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लालू यादव जी हम लोगों के हक के लिए बहुत सारी चीजें की, और मैं कहूँगी मानवता के हक के लिए, सिर्फ एक कास्ट या समुदाय के लिए नहीं। अगर कुछ चीजें अच्छी होती हैं तो पूरे मानवता के लिए अच्छी होती हैं। तो ये पूरी मानवता के लिए उन्होंने जो किया, और जितना आप लालू यादव जी के बारे में पढ़ेंगे वो सच में कोई देवता से कम नहीं। क्योंकि जब वो सरकार में आए तो सच में बिहार में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था। और उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो सामाजिक न्याय का काम किया। जो समाज में ऊंचता नीचता, मंदिर नहीं जाने देते थे, बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। सती मतलब सती प्रथा, उस समय भी सती प्रथा। और मैं एक चीज तो गर्व के साथ कहना चाहूंगी कि मेरे होश आते आते तक बहुत सारी ऐसी जगह हैं अभी भी जहाँ पे कन्या का भ्रूण हत्या किया जाता है, लेकिन हमारे बिहार में वो चीज नहीं है। बिल्कुल बिहार में बेटियों को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, और ये मैं गर्व के साथ कहूँ। तो कहीं ना कहीं इसमें लालू यादव जी का भी योगदान है कि उन्होंने महिलाओं के प्रति इतना, महिलाओं को इतना, क्योंकि लालू जी के आने के पहले महिलाएं चाहे किसी भी कास्ट समुदाय की हो, घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता था। जो कहते हैं कि रात को मतलब जंगल राज था, रात को पहले तो बाहर ही नहीं निकल पाती थी। तो ये सब जो चीजें आप जब पढ़ते हैं उनके बारे में, और सबसे अच्छा मुझे उनके प्रति ये लगा कि आते के साथ, सरकार में आते के साथ उन्होंने सामाजिक न्याय का काम तो किया ही, पहला जो उन्होंने काम किया अपने फर्स्ट 5 साल में पहला टर्म में बिहार फंड से 5 यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई, बिहार के फंड से। तो एक बहुत बड़ी बात है जो आज भी नहीं ये काम हो रहा। तो ये, और उस इंस्टीट्यूट की आज क्या सिचुएशन है वो भी आप पता कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है कि शिक्षा के प्रति वो इतना सोचे। और देखेंगे आप, न्यूज वगैरह भी देखेंगे तो वो पानी का टैंकर अपने साथ लेके चलते थे, जहाँ दलित बच्चों को देखते थे उनका बाल काटना, नहलाना, उनको मतलब चराने वाले के लिए चरवाहा विद्यालय। चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट अगर आप समझेंगे तो चरवाहा विद्यालय बहुत अच्छी चीज थी। नाम गलत भले रखा गया, लेकिन अभी भी आज के डेट में भी मैं अगर देहाती क्षेत्र घूम रही हूँ तो वहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स को शिक्षा का महत्व नहीं पता है। बिल्कुल ठीक है ना, कहते हैं, मैं भी अगर समझाती भी हूँ तो उनका कहना है कि पढ़ लिख के कोशिश करते हैं, है ना। तो वो टेम्पररी बेनिफिट पे जाते हैं कि अभी कुछ कमा लेगा, कमा खा लो, कोई मिस्त्री बन जाओ, कोई ड्राइवर बन जाओ। नहीं, अभी टेम्पररी मतलब आज का दिन, हाँ, लेबर मजदूर, हाँ आज का दिन कर लो, भैंस चरा लो, ये थोड़ा खेती कर लो, थोड़ा घर में हेल्प कर दो। लेकिन लालू यादव जी का जो चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि तुम भैंस चराते हो उतना देर क्या करते हो, वहाँ बैठे ही न रहते हो, जब तक भैंस चर रही है, जब तक भैंस एजुकेशन लो, पढ़ाई करो।
तुम वो भी काम करो, ये भी काम करो। तो सोच लीजिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था। इसको भले मीडिया के मीडिया द्वारा के इसको माध्यम से गलत किया गया, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। आप जिस इलाके में से अपना क्षेत्र जो चुना है, एक रिमोट इलाका कहलाता है। किस किस चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है यहाँ, रिमोट और क्या इलाका, अभी भी रिमोट इलाका कहलाता था, कहलाता कहलाता है नहीं। और अभी तो चुनौती बस सड़क हमको नजर आ रहा है। ऐसा ऐसा सड़क है जिसमें चल नहीं पा रहे हैं ढंग से। गाड़ी क्या चलेगा, गाड़ी चल रहा है तो गाड़ी लग रहा है कि ऐसे ऐसे। और अभी हम एक जगह गए, वहां से तो वापस आ गए, वहां पे जाने में बना ही नहीं। तो चुनौती बहुत है यहाँ पे, और हमें बहुत सबको पार करना है। और मतलब बहुत पीछे हैं हम लोग यहाँ पे, बहुत पीछे। हेल्थ की भी वही व्यवस्था है। हेल्थ में, आप हेल्थ सेक्टर में देखें तो सांप, जैसा मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड के पिताजी की मृत्यु सांप काटने हाँ की वजह से बिल्कुल। हुई थी। आज के डेट में भी लोग सांप काटने की वजह से मर जा रहे हैं, जबकि दवा उपलब्ध है। अज्ञानता कारण है इसका, एंटी नहीं एजुकेशन कारण है। एंटीवेनम नहीं हॉस्पिटल में। एंटीवेनम तो बाद में आता है, पहले क्या ज्ञान की जरूरत है कि लोग को सांप काटता तो पहले ओझा के पास जाते नहीं, हैं। आप ओझा के पास नहीं जाते, हम डायरेक्ट हॉस्पिटल जा रहे हैं लोग। अगर लेकिन प्रॉब्लम, हॉस्पिटल में एंटीवेनम नहीं है, हॉस्पिटल में एंटीवेनम है ही नहीं, तो लोग कैसे, अब गया जाते जाते मर जाते हैं। अगर हमको भी सांप काट ले और हॉस्पिटल में एंटीवेनम ना मिले तो हम भी मर जाएंगे। और एक छोटा 8 साल का बच्चा मर गया सांप काटने की वजह से। आज के डेट में भी सांप काटने की वजह से मर रहे हैं। आज भी आप थोड़ा एरिया घूमी, कई सारा ऐसा जगह है जहाँ पे लोग कुआं का पानी पी रहे हैं आज के डेट में, चापाकल नहीं। कई सारा ऐसा जगह है जहाँ पे स्कूल नहीं है। काचर पंचायत गए थे हम लोग ने, वहां हम एक बच्चा से पूछे, बेटा स्कूल जाते हो? तो कह रहा है स्कूल नहीं है, करने स्कूल जाएंगे। तो बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे स्कूल नहीं। हमें बहुत ज्यादा वर्क करने, अगर जनता मुझे पर भरोसा जताती है और मैं जीती हूँ, तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं और बहुत सारा काम करने की जरूरत है। आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या है? कुछ समाज के, जब आप जाती हैं जनसंपर्क के लिए, लोगों से बात करती हैं, तो कैसे उनको रिझाती हैं कि आपको ही वोट क्यों डालें? हम अगर एक मतलब समाज में रह रहे हैं, आपको ही क्यों डालें? मेरा मैनिफेस्टो ये है, सबसे पहले तो तेजस्वी जी का जो है, पढ़ाई लिखाई सिंचाई दवाई कमाई कार्रवाई और सुनवाई, इसमें तो सारी चीजें आ जाती ठीक है। है। और अगर मेरे पर्सनल की बात करें, आपका क्षेत्र, ये मैनिफेस्टो जो आपके यहाँ पर जिसकी जरूरत है, सबसे पहले तो मेरा ये है कि शिक्षा, जैसा मैंने बताया कि ठीक है। बच्चों को पढ़ाने के लिए ही आई थी सामाजिक कार्य में। तो सबसे पहला मेरा ये है कि शिक्षा, मुझे हर पंचायत से 2 ऐसा बच्चा खड़ा करना है जो आने वाले समय में अपने जैसा 4, वो अपने जैसा 8 खड़ा करे। और ताकि आपको डेवलपमेंट किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। पढ़ लिख लोगे तो अपने आप आगे बढ़ते चले जाओगे, और आपके आने वाली जनरेशन भी आपसे ऊपर ही जाएगी। अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो मेरे दादाजी ताड़ी का व्यवसाय करते थे, और दादाजी को ये लगा कि नहीं, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मेरे पापा को पढ़ा लिखा करके बैंक मैनेजर बनाए, और मेरे पापा तीनों बच्चों को पढ़ाए लिखाए। मेरे भैया IIT, मेरी दीदी WIT दरभंगा, और हम NIT पटना। तो और ऑफ कोर्स मैं अपने बच्चे के लिए भी चाहूंगी कि वो और अच्छा करे। तो जब आप पढ़ लिख लेते हैं तो आप तो अच्छा करते ही हैं, लेकिन आपके आने वाली जनरेशन अपने आप ऊपर जाती है, वो नीचे नहीं आती, वो आपसे बेहतर करती है। तो सबसे अच्छी चीज तो आप कहीं भी जाते हैं तो दे सकते हैं, तो वो शिक्षा। तो सबसे पहला मेरा ये है कि वो शिक्षा दुरुस्त शिक्षा करना हो है, गया आपका। बच्चों को पढ़ाना है। रोजगार, रोजगार के लिए आप फैक्ट्री लगाइए, ठीक है। सृजन करना पड़ेगा आपको रोजगार। फिर रोड पे तो बिल्कुल काम करना है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको बहुत तकलीफ हो रही है रोड पे चलने में। सही बात है। अच्छी बात है, लोग मुझे रोड दिखा रहे हैं। हाँ, एंड जो पुल है, जिस बारिश के समय में बहुत जर्जर हो गया, खराब स्थिति में है। पुल है ही नहीं, अच्छा। बारिश के समय में लोग कट जाते हैं मेन शहर से, तो वो पुल बनाना है। और अगर बात करूं तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम लोग अब सोच रहे हैं, हमारे मैनिफेस्टो में है, हम लोग जो लिख रहे हैं अभी। हमें लगता है जितना हम लोग क्षेत्र घूम रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि किसानों के लिए सिंचाई जो है मुफ्त में होनी चाहिए। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम तेजस्वी यादव जी से इसका प्रस्ताव रखेंगे, और अगर तेजस्वी जी नहीं मानते हैं इसको या कुछ ये करते हैं, तो मेरा अपना ये रहेगा कि एक सोलर पैनल की व्यवस्था की जाए, ताकि और तार वगैरह जो है प्रॉपर प्लग, एक अच्छी इरिगेशन व्यवस्था होनी चाहिए। और हम लोग मार्केट वगैरह जो है वो स्मार्ट मार्केट बनाएंगे। रोड मतलब समझिए कि इमामगंज को विकास की ओर लेके जाएंगे। डेवलप।
पर्यटन को हम लोग यहाँ लेके आएंगे, जी जो अभी तक यहाँ पे नहीं है। हमारा क्षेत्र बहुत खूबसूरत क्षेत्र है और यहाँ पे हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं और हम लोग देंगे। क्राइम की स्थिति क्या है आपके क्षेत्र में? क्या लगता है क्राइम अभी जो है हाल फिलहाल में, क्योंकि अभी हाल ही की घटना है कि कहीं गोली चल गया, किसी को आपसी दुश्मनी में लूट पाट, या फिर रात में जाने में लोग डरते हैं। अगर यहाँ से सरघाटी जाना है और मगरिब बाद या फिर 8 बजे 9 बजे रात के बाद जाने के लिए सोचते हैं लोग, तो ये सारी चीजें चुनौतियों के रूप में लेती हैं आप? क्राइम का तो मैं कहूंगी कि प्रशासन ही बहुत लचर है। प्रशासन ही अगर अपने जीप से किसी को मार दे, हमारे इमामगंज विधानसभा में हुआ है ऐसा, जी तो जब प्रशासन ही नहीं है, ये 2 महीना में 3 रेप हुआ है, 2 छोटी बच्ची के साथ और 1 विकलांग महिला के साथ। तो क्राइम की भी वैसी ही स्थिति है और मर्डर भी हुए हैं बहुत सारे। क्राइम की भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है और प्रशासन कुछ नहीं करती है। प्रशासन दारू की गाड़ी बहुत जल्दी पकड़ लेती है और सारी दारू बंद है, फिर भी दारू का गाड़ी पकड़ा रहा है, तो आप सोच ही लीजिए। जी। और किन चुनौतियों को लगता है कि उन पर भी नज़र सरकार को देना चाहिए, जो कि ज़रूरी है, मूलभूत अधिकार है, लेकिन उनको ऐसे ही नज़रअंदाज किया जा रहा है सरकार के द्वारा? क्योंकि हमारे यहाँ हमारा इमामगंज विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो बस यहाँ के लोगों को समझिए छला जाता है, यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। ठीक है। पंडाल लगा के शिलान्यास होता है, हम्म, पंडाल लगा के शिलान्यास। आप हमारे लोगों का मजाक ही उड़ा रहे हैं ना। सही बात है। आप उद्घाटन कीजिए ना। आप 10 साल से, लगभग 10 साल से आपका एक ही सरकार है। आप यहाँ इमामगंज से केंद्र तक एक ही सरकार है और आप अभी भी शिलान्यास ही कर रहे हैं, तो उद्घाटन कब करेंगे? उद्घाटन कीजिए, उद्घाटन करेंगे तब तो लोगों को विश्वास होगा कि नहीं आप काम कर रहे हैं। उद्घाटन एक हो नहीं रहा है, शिलान्यास पे शिलान्यास इतना हुआ, पंडाल लगा के हुआ जी जिसका कोई हिसाब नहीं है। और हमारे लोग हर चीज से वंचित है। देखिए, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, रोटी, अच्छी शिक्षा, सबका हक है बिल्कुल। और हमारे लोग इस सब चीजों से वंचित। एक चीज़ आता है राजद पे कि मुसलमानों को थोड़ा सा दूर करते जा रहे हैं अपने से। जैसे कि 2-3 एग्जांपल देते हैं आपको। शरघाटी में ही देख लीजिए कि जो उनके वसीम अकरम साहब और लड्डन साहब, ये बहुत ज़ोर ज़ोर से अपील कर रहे थे कि एक अल्पसंख्यक का वहाँ पर राजद का उम्मीदवार होना चाहिए। या फिर आप गोविंदपुर इसका नवादा ले लीजिए, तो वहाँ पर कमरान साहब, उनको भी अच्छा खासे पिछली बार वोट से जीते, अभी वो निर्दलीय अनाउंसमेंट के लिए गए थे अपना नामांकन के लिए, तो बहुत ज़्यादा 60-70 हज़ार की भीड़ थी। तो क्या लगता है मुसलमान थोड़ा सा उनसे कट रहे हैं या फिर उनको और थोड़ा इसके पर ध्यान देना चाहिए? और आपके क्षेत्र में क्या है, मुस्लिम वोट बैंक का यहाँ भी महत्वपूर्ण है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी मुसलमानों पे ध्यान नहीं दे रही है। इस बार टिकट जो है बहुत सोच समझ के और जनता के सर्वे पे दिया गया है। अच्छा। अगर आप मुझे भी देखें तो मैं बिल्कुल नई प्रत्याशी हूँ हाँ बिल्कुल। और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे बिल्कुल नए प्रत्याशी को मौका दिया गया है। हाँ रजौली विधानसभा में पिंकी भारती जी को मौका दिया गया है। तो बहुत सारी ऐसी जगह है। तो सीधा सीधा यही है कि जनता के सर्वे के हिसाब से इस बार टिकट दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि, और जो भी मान सम्मान तो मिल ही रहा है। और हमारे यहाँ मुसलमानों का वोट बैंक बहुत अच्छा है, बिल्कुल खराब नहीं है। आपके क्षेत्र में पलायन की समस्या है, रोजगार को लेकर के लोग बाहर जाते हैं, इसको कैसे देखती हैं? क्या इस पे रोक लगनी चाहिए? सरकार अगर आपकी आती है तो कि किस तरीके से, इसका क्या आपका विजन है? कैसे लोग यहाँ से दूर, कोई गुजरात कमाने जा रहा है, कोई मुंबई कमाने जा रहा है और अपने पास कोई रोजगार नहीं है? हमारे यहाँ रोजगार की समस्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये पलायन की वजह से बहुत लोगों की जान भी जा रही है। जी कभी टेम्पो पलट जाता है, बिल्कुल। कभी ट्रेन से लोग गिर जाते हैं। तो पलायन को रोकने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सबसे पहले तो जो मैंने कहा, शिक्षा। आप शिक्षित कर दो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन अब जब हम लोग इस स्टेज पे हैं, अभी तत्काल हमें करना है, तो हम लोग उद्योग लगा सकते हैं। हमारा क्षेत्र में हम लोकल चीजें से ही बहुत सारी ऐसी फैक्ट्री खोल सकते हैं। जैसे हमारे लोकल दूध अवेलेबल है, दूध डेयरी फैक्ट्री हम लोग लगा सकते हैं। हमारे यहाँ धान, अनाज अवेलेबल है, तो हम लोग अनाज से रिलेटेड फैक्ट्री लगा सकते हैं। हमारे यहाँ लकड़ी, बांस, ये सारी चीजें अवेलेबल है, पहाड़ अवेलेबल है। सही बात। तो हम इन सब चीजों को
यूटिलाइज कर सकते हैं। इनोवेटिव सबसे पहले तो सोच होना चाहिए, और सोच ही जहाँ नहीं होगा वहाँ कुछ नहीं है। आपको जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक का आपको पहले सोच रखना पड़ता है। और जैसे मैंने कहा पर्यटन, पर्यटन को अगर हम लोग लेकर आते हैं तो हम लोग उसको मेंटेन करने के लिए, जैसे आप मान लीजिए कि हम लोग कोई रिजॉर्ट यहाँ पे खोलते हैं, हाँ, तो रिजॉर्ट में स्टाफ हमें चाहिए, तो रोजगार का एक जरिया बन सकता है ये। तो हम बाहर से तो स्टाफ लेके आएंगे नहीं, जी, बाहर से हम ट्रेनिंग के लिए लेके आ सकते हैं, लोकल लोगों को ही रोजगार मिलेगा उससे। सही बात। और जो हमारे नेता ने कहा है, हर घर ऐसा घर जिसमें एक सरकारी नौकरी नहीं है, जी, उस घर में एक सरकारी नौकरी देने का बात कहे, तो इससे भी पलायन रुकेगा। और पलायन रोकने के लिए और भी ऐसी सारी बहुत सारी चीजें हैं, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे विजन हैं जो हम यहीं पे रोजगार जेनरेट करके पलायन को रोक सकते हैं। एक दबी आवाज में बोला जाता है इमामगंज को जिला का। पहले तो सरघाटी बहुत जोर शोर से हल्ला हुआ कि सरघाटी को जिला किया जाए, और हर नेता आए और भाषण में अपनी कि अगले आने वाले 5 साल में आप हमें वोट दीजिए, सरघाटी को जिला बनाएंगे। इसी तरीके से इमामगंज में भी क्या झांसा दिया जा रहा है, और क्या इमामगंज को जिला बनाने की जो हर बात चीज का उठती एक है। प्रोसीड्योर होता है, ठीक है ना। अब कोई भी ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जो उसके जी, काबिल ही नहीं है। सही बात है। तो हर चीज का एक प्रोसीड्योर होता है, और स्टेप वाइज स्टेप काम होता है। तो अभी हम लोग इस स्थिति में नहीं है कि जिला घोषित किया जाए। जब उस स्टेज पे हम लोग पहुंच जाएंगे तब हम लोग निश्चित तौर पे सरघाटी में जिला। तो ये चुनावी चूरन रहता है कि आप बस वोट दीजिए और हम आपका ये काम करेंगे, वो काम जी करेंगे। बिल्कुल। आपके लीडर जो तेजस्वी यादव हैं, उन पे थोड़े बहुत कुछ एलिगेशन आते हैं कि 9वीं फेल हैं या 9वीं पास हैं। इसको कैसे देखती हैं? क्या ये से क्रिटिसिज्म समझती हैं, या फिर इससे मोटिवेशन मिलता है? सबसे पहली बात तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जी, जो अनपढ़ होके आज करोड़पति हैं, अच्छा बिल्कुल। बिजनेस कर रहे हैं, और समझिए तो देश चला रहे हैं। देश जो हमारा चला रहे हैं वो भी अनपढ़ ही है। ठीक है। और कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राजनीति करने के लिए आपको डिग्री हासिल करना होना जरूरी है। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई आपको एक नॉलेज देता है, आपको रहन सहन सिखाता है। अगर आप जगह से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं, आप पटना में रहकर जो सीखेंगे और दिल्ली में जो रहकर जो सीखेंगे, हर चीज में बहुत डिफरेंस होता है। तो राजनीति, सबसे पहली बात तो ये कि राजनीति करने के लिए कहीं पे ये लिखा हुआ नहीं है हाँ, कि डिग्री कि होना आपको चाहिए। डिग्री हासिल होना जरूरी है। आपको एनआईटी के पास होना चाहिए, या आपको बीए या बीए पास होना जरूरी है। राजनीति करने के लिए जो स्किल है वो स्किल उनके पास है। वो खुद दो दो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, और जो उनके पास सोच है, विजन है, वो सब चीज है उनको, सही बात है। और वो परफेक्ट बैठते हैं। तो राजनीति करने के लिए 9वीं फेल और 10वीं फेल ये कोई फर्क अच्छा, नहीं ये पड़ता है। मुद्दा कोई फालतू मुद्दा है। और क्या लगता है आपको, ये इनकी तेजस्वी यादव की ये सच्चाई नहीं है कि वो कोई फेक डिग्री बना करके जो है वो दिखाते हैं कि हाँ हम 9वीं पास है तो है, या फेल है तो है। सबसे पहले 9वीं फेक फेल डिग्री है का, नहीं, 9वीं पास है। 9वीं पास है, लेकिन कोई फेक डिग्री वाला गेम नहीं खेलते हैं कि हाँ 2 साल में वो ग्रेजुएशन कर लिए, और सारे नेताओं जैसे करते हैं। अब थोड़ा सा हम नीतीश कुमार के बारे में आपसे राय लेते हैं कि क्या लगता है, नीतीश कुमार की पॉलिसी सही है या फिर बहुत सारी सुधार की जरूरत थी, और आप कितना प्रभावित है नीतीश कुमार जी से? जी देखिए, नीतीश कुमार जी अभी अभी की सिचुएशन में नहीं फिट बैठ रहे हैं बिहार के लिए, ठीक है। क्योंकि वो एक कठपुतली बन के रह गए हैं। चला वो कठपुतली है, चला कोई और रहा है। किसकी कठपुतली है? किसकी कठपुतली हो तो आप भी जान रहे हैं। आप बताइए, आप बताइए। आपको किसकी कठपुतली हो तो आप भी जान रहे बोलिए ना, आरएसएस बोल रही हैं, मोदी सरकार की बोल रही हैं, बीजेपी की बोल रही हैं। हैं। बीजेपी ठीक है, हाँ बोलिए, बीजेपी आप की बोलिए। कठपुतली है, ठीक है। और जैसे वो चला रहे हैं वैसे वो चल रहे हैं। और उनका जो व्यवहार आजकल आप देख रहे हैं, किसी भी महिला को माला पहना देना, पकड़ लेना, तो मुझे लगता है कि सच में वो मानसिक रूप से थोड़ा बीमार है। बीमार हो गए हैं। अभी बिहार चलाने लायक नीतीश कुमार नहीं है। अच्छा मैम, जब आप लोगों से जनसंपर्क में जाती हैं तो कोई वैसे सवाल जो जनता आपसे पूछती है और लगता है कि इसका जवाब देना चाहिए मुझे, या फिर जीतने के बाद उसका जवाब हम देंगे? देखिए, मैं बहुत सारी ऐसी ऐसी जगह पे जा रही हूँ जहाँ तक आज तक कोई प्रतिनिधि नहीं गया। हाँ, अब वहां जाने के बाद खास करके महिलाएं, ठीक है। उन्हें लगता है कि मैं ही उनकी विधायिका हूँ, और वो अपनी जितनी जितनी शिकायतें हैं वो मुझसे करने लगती हैं। हमको क्या कहते हैं उसको, गली गली नहीं है, हमको कॉलोनी नहीं मिला,
दिस दैट पहले बढ़िया से सुन लेते हैं हम क्या क्या समस्या है, उसके बाद हम बोलते हैं, हमको संतुष्ट करते हैं, फिर हम उनको जवाब देकर हम वहाँ से आते हैं। अच्छा, अगर कोई जनता पूछे कि आप में और दीपा मांझी में क्या अंतर है, कि हम आपको वोट दें और उनको ना दें, तो आप उनको कैसे, किस तरीके से बताइएगा? आप अपनी क्वालिटी कैसे गिनाइएगा? मेरा टक्कर मेरे अपने आप से है, खुद से है। ठीक है। और जनता मालिक है, जनता जिसको जिताना चाहेगी उसको जिताएगी। और मेरी क्वालिटी आपको जनता ही बताएगी कि क्या है नहीं है। मैं अपने खुद से क्या बोलूं, मैंने तो कभी पॉलिटिक्स किया ही नहीं है, पहली बार आई हूँ। और जो आ रहा है, जितना आ रहा है, जो हूँ मैं साफ दिल से हूँ, कोई प्रपंच नहीं है। जो हूँ वो सबके सामने हूँ। कभी कभी थोड़ा गुस्सा भी जाती हूँ, वो भी सबके सामने हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और कि राजनीति कर रही हूँ, बस लोगों से जुड़ना है। और जैसा मैंने कहा, समाज सेवा जो एक दिल से आता है, जो करना चाहिए समाज सेवा में, और लोगों के लिए जो जरूरी है वो करना है, उसके लिए मैं तत्पर हूँ। और लोगों के बीच रहकर लोगों के लिए काम करूंगी। और क्योंकि हम काम करने ही आए, आपको जैसे हम लोग आर्किटेक्ट है, दोनों हस्बैंड वाइफ, हम लोग चाहें तो घर में एसी में बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं, लेकिन हम लोग लोगों के बीच में आए हैं तो सेवा काम के भाव करने, सेवा के भाव से। और हम लोग रहकर, लोगों के बीच में रहकर काम करेंगे और इमामगंज को बहुत आगे करेंगे। मैम, अगर आप जीतती हैं तो आने वाले 5 साल में जो सबसे महत्वपूर्ण जो आप काम करेंगी वो किस क्षेत्र में करेंगे? आपने शिक्षा सबके पास आइएगा, रोड आपको टंच मिलेगा। रोड बढ़िया मिलेगा, हाँ। शिक्षा में सुधार मिलेगा, बिल्कुल। अस्पताल स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध होंगी, सारी चीज जो आप कह रही हैं कि एंटीवेनम तक स्वास्थ्य यहाँ तो पर। आपका अभी इधर ही ठीक हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ मैम कि आप जीतिए, और मेरी बधाई आपके साथ। और बस आपसे अच्छा लगा ये बात करके। और आप अगर मेरे चैनल के माध्यम से अपनी जनता से कुछ भी 2 शब्द में जो भी बोलना चाहें तो कैमरे में देख करके आप बोल सकती हैं। इमामगंज विधानसभा के देवतुल्य जनता से यही अपील है कि इस बार अपना एक एक वोट का महत्व समझें, और अपना एक एक वोट अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए दें, और तेजस्वी यादव जी और मेरे हाथों को मजबूत करें। धन्यवाद। तो ये थी ऋतु प्रिया चौधरी जी, इमामगंज विधानसभा से। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपको, और इतना मुझे वक्त देने का बहुत बहुत आभार। ठीक।